ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई आपको जेल के हवालात के लात घूंसे भी खाने पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स क्या हमारे ईमेल्स, व्हाट्सएप्स, टेलीग्राम ये सब क्या चेक करने वाला है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा घोटाले में फंसा हुआ है या फिर इन्वॉल्व है या फिर ऐसे जगह पर उसका नाम आता है कि इसने टैक्स चोरी बहुत भयंकर किया हुआ है। आखिर ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपको डरा क्यों रहे हैं? आपने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, वो देंगे कि ये देखो गाइस, इसको आ गया 80 लाख का पेनल्टीज, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग करना बंद कर दो। आखिर ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनमें कि हमें जेल जाना पड़ सकता है, इवन हमें पेनल्टीज तक जमा करनी पड़ सकती हैं? वेल, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। बाइनरी ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, हर जगह सिर्फ पैसा ही पैसा है। लेकिन वहीं अचानक से एक रील निकल के आती है, एक न्यूज निकल के आती है कि भाई यहाँ पे तो फेमा वायलेशन हो गया, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपने टैक्स चोरी किया हुआ है, इस आदमी को 80 लाख रुपए का पेनाल्टी लगा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इंस्टाग्राम या फिर न्यूज पर आजकल देखते रहते हैं। और यही सब सुनने के बाद में एक ट्रेडर के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई आखिर करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है? एक इन्फ्लुएंसर बोल रहा सही है, एक बोल रहा गलत है। आखिर ये फेमा है क्या? इनकम टैक्स हमें कौन सी ऐसी बातों पर इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई आपको जेल के हवालात के लात घूंसे भी खाने पड़ सकते हैं। और अगर इतना ही डेंजरस है, इतना ही ज्यादा टफ है यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाना, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, बाइनरी ट्रेडिंग इलीगल है, तो भाई आखिरकार ये ओपनली इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स कैसे प्रमोट कर रहे हैं फॉरेक्स या बाइनरी या फिर किसी भी प्रकार के क्रिप्टो ट्रेडिंग को? और उनके पास में फेमा वायलेशन के नोटिस या फिर इनकम टैक्स के नोटिस आखिर क्यों नहीं जाते हैं? इस आज वीडियो में A to Z हम सारा सब कुछ समझने वाले हैं। किसी भी प्रकार का लीगल टैक्स डिसीजन लेने से पहले आप अपने CA से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। इस वीडियो में हर एक वो बात शेयर की जाएगी जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो हम समझ पाए हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। इस पूरे वीडियो में केवल और केवल 2 ऐसे टॉपिक होने वाले हैं जिनको आपको अच्छे से समझ के चलना है। सबसे पहला हो जाता है फेमा और नंबर दूसरे पर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सभी को पता होगा कि आखिर इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चीज है। जाहिर सी बात है, जो हम इनकम करते हैं उसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू, ब्रीफ, वेरिफिकेशन या फिर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऐसे डिपार्टमेंट के पास है हमारे इनकम का, वही हो जाता है इनकम टैक्स। सिंपल सी बात है। और वहां पर हम अपने टैक्सेस वगैरह फाइल करते हैं अगर हम टैक्स लैब में आ रहे हैं तो। बट जो मेन पार्ट आता है, जो मेन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वो है भाई साहब RBI का फेमा एक्ट। वेल, फेमा का फुल नेम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वेल, इस फुल फॉर्म से आपको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि फेमा एक एक्ट है जो कि RBI के अंडर में काम करता है। लेकिन ये आखिर फेमा करता क्या है? वेल, जैसे कि नाम ही इसका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट में ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं कि आप जो है कभी भी फॉरेन में जो भी एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, नो मैटर आपने वो पैसा पढ़ाई के लिए भेजा है, बिजनेस के लिए पैसा भेजा है, उन सब ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाया हुआ है। उन सारे रूल्स को एक एक्ट में डाल दिया गया है, उसका नाम दिया गया है फेमा। वेल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फेमा एक्ट के जरिए गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करती है कि आपने जो इंडिया का पैसा है वो आखिर कहां गया है, क्यों गया है, कितना गया है और मोड ऑफ पेमेंट क्या था। और उन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए भी इन लोगों ने जो है एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि आप इतने से इतने तक का अमाउंट इस चीज के लिए भेज सकते हो, इतने से इतना के लिए इतना भेज सकते हो, या फिर इतना आपको स्पेशल वेरिफिकेशन वगैरह लगेगा। आखिर फेमा का वायलेशन होता कैसे है? अगर किसी ने मान के चलो, जैसे फेमा एक्ट में लिखा हुआ है कि आप भाई साहब अपने इंडियन बैंक अकाउंट से इतना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपने सामने एक ऐसी जगह पर पैसा भेजा हुआ है जो कि रेगुलेटेड नहीं है। सपोज दैट आप अमेरिका के किसी बैंक में पैसा भेज रहे हो, तो अमेरिका की मोस्ट ऑफ द बैंक से रेगुलेटेड है, तो वहां पैसा भेज रहे हो, वहां पे भी गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड है, आपके पास में भी है। लेकिन बट फॉर एनी रीजन आपने कहीं ऐसी जगह भेज दिया, किसी ऐसे फॉर्म में भेज दिया जो कि रेगुलेटेड फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ है, तो हो सकता है आपके पास में नोटिस आ जाए कि भाई साहब फेमा का वायलेशन आपने किया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने ये पैसा क्यों भेजा हुआ है। अगर फेमा एक्ट का वायलेशन हुआ है आपसे और उसका एक रीजनेबल रीजन नहीं पॉइंट आउट कर पाते हो, तो आपके ऊपर में पेनल्टीज वगैरह लगती हैं। बस सिंपल सी बात है, फेमा एक एक्ट है जिसमें हम फॉरेन के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड एक अच्छे रूल के साथ में कंप्लीट करते हैं। इतना समझ में आ गया है आपको फेमा के बारे में, तो फेमा एक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब प्रॉब्लम्स में जो दूसरा पॉइंट है हमें समझने लायक है, वो है कि भाई इनकम टैक्स क्या हमारे ईमेल्स, व्हाट्सएप्स, टेलीग्राम ये सब क्या चेक करने वाला है? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इनफैक्ट जो ट्रेडिंग दुनिया के बाहर के लोग हैं उनके अंदर में भी ये चीज भरा हुआ है। देखो, अभी रिसेंटली बिल पास हुआ था जिसमें कि ये चीज सामने रखा गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रखा हुआ था, निर्मला सीतारमण
जी भाई सब जानते ही हो। उनका पॉइंट था कि हम किसी का भी फोन या फिर ऐसा कुछ उनकी पर्सनल डिटेल्स डिजिटली एक्सेस करने का परमिशन दिया जाए और वो बिल कहीं ना कहीं पास हो जाता है और इनकम टैक्स के पास में फाइनली ये पावर है कि वो आपकी परमिशन के बिना आपके फोन के अंदर की चीजें पढ़ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रेडिंग कर लिया, अप डाउन खेल लिया, मतलब कुछ भी कर लिया और डायरेक्ट इनकम टैक्स वाले आपका बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई ऐसे अगर पढ़ने जाएंगे तो 130 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इनकम टैक्स यहाँ पर जो है बराबर तरीके से तो टैक्स जमा नहीं करवा पा रही, वो फोन टेलीग्राम ईमेल वगैरह चेक करने के चक्कर में नहीं बैठेगी। बट हाँ, इसका सिनेरियो थोड़ा सा दूसरा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा घोटाले में फंसा हुआ है या फिर इन्वॉल्व है या फिर ऐसे जगह पर उसका नाम आता है कि इसने टैक्स चोरी बहुत भयंकर किया हुआ है, समझ रहे हो, एक स्पेशल केस जहां पे लोगों के साथ में क्या लोग यहाँ प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादातर उन्हीं के अंदर में ये क्वेश्चन आंसर टैक्स से रिलेटेड चल रहा है जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रॉफिट कर पा रहे हैं वो टैक्स का बाद में सोच रहे हैं, पहले प्रॉफिट का सोच रहे हैं। तो जो कि जाहिर सी बात है, टैक्स तो हम भर ही देंगे बट प्रॉफिट का पहले देख लो। लेकिन जो फालतू बैठे हुए ट्रेडिंग जाननी, वो टैक्स के पीछे पहले भाग रहे हैं। तो जो बंदा 1000-2000 का कमा रहा है तो उसके ईमेल्स वगैरह चेक करने नहीं आने वाली है गवर्नमेंट, उतना टाइम नहीं है उसके पास में। इसी वजह से ये बात बिल्कुल सच है कि आपके ईमेल्स, टेलीग्राम, सोशल मीडिया आपका सब चेक किया जा सकता है, बट इन स्पेशल केसेस, ऐसे नहीं कि इन जनरली आपका चेक कर लिया जाए। मतलब प्रॉब्लम्स में जो हमारा तीसरा पॉइंट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हम यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर करते हैं भाई, जो ट्रेडर्स के बीच में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनमें कि हमें जेल जाना पड़ सकता है, इवन हमें पेनाल्टीज तक जमा करनी पड़ सकती हैं। वेल, ट्रेडिंग के मामलों में, टैक्स चोरी के मामलों में जेल काफी कम ही चांसेस हो जाते हैं, बट हाँ, पेनाल्टीज, हैवी ड्यूटी पेनाल्टीज वगैरह लगना, ये सबसे ज्यादा प्रायर तरीके से किया जाता है। वेल, इन दोनों ही पॉइंट्स को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान सी भाषा में समझाऊंगा। एक तो सबसे पहला हो जाता है कि भाई साहब, आपने जो है इनकम टैक्स जो है यहाँ पर चोरी किया हुआ है। वेल, इनकम टैक्स कैसे भरना है, दुनियादारी, ये यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। सिंपल सी बात समझ लो, इनकम टैक्स का अगर चोरी कर रहे हो आप, सपोज दैट आप महीने का कमा रहे हो 2 लाख रुपए, साल का हो जा रहा है लगभग 24 लाख रुपए, और आपने यहाँ पर इनकम टैक्स भरा ही नहीं, या फिर आपने टैक्स भरा है तो वही दिखा दिया कि भाई मैं तो गरीबी रेखा वाला हूँ, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ सालाना, जबकि 24 लाख तुम कमा रहे हो साल का। तो ये एक भयंकर टैक्स चोरी का मामला बन जाता है। और ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं आपके जब एक्सपेंसेस हैं, पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपके एक्सपेंसेस हैं या फिर आपके टीडीएस हैं अगर कटे हुए हैं, कई जगह पर आपने प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदी हैं, और एट द एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका एक्सपेंस और इनकम की प्रोफाइल जो है मैच करती हुई नहीं दिखाई देती है, तब आपके पास में नोटिस आता है और एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ना देने पर आपके पास में पेनाल्टीज तक के जो है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाता है कि भैया आपके ऊपर में इतना पेनाल्टी लगता है क्योंकि आपने टैक्स चोरी हमसे किया हुआ था। तो ये तो पहला केस हो जाता है जिसमें कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और टैक्स चोरी कर रहे हो तो वहां पर ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। वेल, अगर नीचे ज्यादा कमेंट आते हैं इनकम टैक्स के बारे में कि आखिर हम अपने ट्रेडिंग इनकम का टैक्स कैसे फाइल करें या फिर क्या क्या क्लॉज हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट इनकम टैक्स लिख करके नीचे कमेंट में आता है तो चलो, ये एक पहला पॉइंट हो गया जिसकी वजह से आपको पेनाल्टी या फिर जेल जैसे संभावनाएं देखने को पड़ सकती हैं। लेकिन जो दूसरा है भाई साहब, वो ज्यादा खतरनाक है। जो दूसरा यहाँ पे निकल के आ रहा है, हमने अभी जो डिस्कस किया था भाई, फेमा एक्ट का वायोलेशन, ठीक है। अगर आप इसका वायोलेशन करते हो फेमा एक्ट का, तो मान के चलो ये एक तरीके का क्राइम हो जाता है। तो पहली बात, आपने होता है ना चोर बदमाश टाइप वाला, तो वैसा आपका प्रोफाइल बन जाता है मान के चलो एक तरीके से। फेमा एक्ट आखिर वायलेट कैसे होता है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स या बाइनरी ट्रेडर होने के नाते? वेल, सपोज दैट आपके पास में ये ब्रोकर है, ठीक है। मैं ग्राफ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान के चलो आपका ब्रोकर है, ये आप हो, ठीक है। हम इसको मान के चलते हैं, ये कौन है? ट्रेडर है, टी है, और ये हमारा ब्रोकर है, ठीक है। अब ट्रेडर को अगर पैसा भेजना है ब्रोकर के पास, क्यों पैसा भेजेगा? ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे भेजेगा? अपने बैंक अकाउंट से सामने के बैंक अकाउंट में ब्रोकर के पास में भेज देगा। बस यहीं फंस जाओगे। अगर आपने पैसा अपने बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्टली किसी ब्रोकर के बैंक अकाउंट में भेज दिया है, आपने अपना बैंक अकाउंट यूज किया है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह को यूज किया हुआ है, यानी कि वो है तो आपके आरबीआई का ही, आपके बैंक का ही तो एक पार्ट है। आपने नो मैटर आपने सेविंग से भेजा है, अपने करेंट अकाउंट से भेजा है या फिर डेबिट कार्ड से भेजा है, क्रेडिट कार्ड से, आपने पैसा डायरेक्टली भेज दिया ब्रोकर के पास में। और ये एक ब्रोकर, जैसा कि ज्यादातर फॉरेक्स और बाइनरी के ज्यादातर ब्रोकर्स अनरेगुलेटेड हैं, इनके पास में कोई वैसा सर्टिफिकेशन नहीं है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, तो ये एक फेमा एक्ट का वायलेशन है। मैंने शुरुआत में ही ऐसा समझाया हुआ था आपको कि अगर आप एक ऐसी जगह पर भेज रहे हो पैसा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हो सकता है आपकी कंट्री यानी इंडिया में जो है उस
चीज को एक वायलेशन माना जाएगा जो आपने ये ट्रांजैक्शन किया है ब्रोकर को भेजने में, एक ऐसे ब्रोकर को भेजा है जो रेगुलेटेड नहीं है, तो वो एक तरीके से वायलेशन कंसीडर होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि फेमा एक्ट का वायलेशन कैसे हो रहा है। ये सेम चीज जो है बाइनरी और फॉरेक्स दोनों के लिए है, ठीक है। अब वहीं अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर ब्रोकर जो आजकल हम जैसे यूज कर रहे हैं, कोटेक्स हो गया या फिर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बाइनरी ब्रोकर्स हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, तो ये हम ब्रोकर बी ले रहे हैं और इधर पे ट्रेडर है, इसको हम टी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो आजकल आप लोग क्या करते हो, जैसे यूपीआई से आप लोग डिपॉजिट करते हो, डायरेक्ट अपने बैंक से स्कैन करते हो और वो पैसा आपको क्या लगता है कि आपने जब मान के चलो कोटेक्स में आए, आप अपने ब्रोकर के पास गए, आपने डिपॉजिट का रिक्वेस्ट लगाया, आपको ब्रोकर की तरफ से एक क्यूआर कोड मिल जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली जो है उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पैसा सीधे ब्रोकर के पास में पहुंच जाता है। तो आपको लगता है कि भाई आपने ब्रोकर का स्कैनर आपने स्कैन किया है, जबकि रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं रहा होता है। ये ब्रोकर्स भी बहुत दिमाग वाले होते हैं, इन्होंने अपने कुछ बंदे हायर करके रखे हुए हैं इंडिया में, या फिर समझो वो पार्टनर्स हैं, या फिर मान के चलो उनके साथ कुछ कमीशन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये बीच में मिडलमैन को जो कि इंडिया में ही बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि इंडिया में ही बैठा हुआ है, इसको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है कि भाई जो इंडिया के पेमेंट मेरे होते हैं वो तू कलेक्ट किया कर। तो जब भी आप यानी ट्रेडर पैसा भेजता है तो ब्रोकर के पास नहीं जाता, वो जाता है मिडलमैन के पास में, ठीक है। मिडलमैन के पास में पैसा जाने के बाद में फिर ये मिडलमैन आगे ब्रोकर तक पैसा पहुंचाता है, वो अपने मोड से ब्रोकर इस ब्रोकर तक पैसा पहुंचाता है, वो इसका झंझट है, ठीक है। तो अगर हम एक्ट के हिसाब से देखें तो आपने एक्ट का वायलेशन तो किया ही नहीं है, क्योंकि आपने पैसा इंडिया में ही किसी बंदे को भेजा है, तो आप यहां से उस एक्ट से बिल्कुल बाहर हो जा रहे हो, निश्चिंत हो जा रहे हो। लेकिन अगर हम ऊपर वाले सिनेरियो में बात करें तो आप पहले क्या कर रहे थे, आप डायरेक्ट ब्रोकर के पास में पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, बट अब बहुत ही कम ब्रोकर ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पैसा ले रहे होंगे। अब ज्यादातर ब्रोकर्स के पास में मिडलमैन होता है, वो आपको क्यूआर और यूपीआई वगैरह प्रोवाइड कराता है, आप यहां से पेमेंट जो है मिडलमैन के पास में भेजते हो, फिर वो मिडलमैन आपके ब्रोकर तक वो पैसा भेजता है, एंड देन फाइनली ये ब्रोकर आपका ट्रेडिंग बैलेंस एक्सप्लेन कर देता है कि हाँ भाई सक्सेसफुली क्रेडिटेड। तो ये कुछ ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से आप फेमा एक्ट के वायलेशन में नहीं फंसते हो। चलो अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं फाइनली। वेल सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आप ऐसे ब्रोकर्स का यूज करो जो कि मिडलमैन का यूज कर रहे हो। मिडलमैन ब्रोकर यूज कर रहा है कि नहीं वो कैसे हम पता करेंगे, तो सपोज दैट आप कभी भी पेमेंट करने जाओगे तो जो आपको क्यूआर कोड मिलेगा वो किसी भी इंडियन नाम का मिलेगा, सपोज विशाल, सुरेश कुमार, या फिर आपके कुछ करंट अकाउंट्स के नाम मिलेंगे, विशाल इंटरप्राइजेस, जयशंकर इंटरप्राइजेस, जयशंकर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके कुछ नाम मिलेंगे। तो सपोज आप वहां पर क्लियर हो सकते हो कि वो सीधे सीधे मिडलमैन के आपको अकाउंट मिल रहे हैं, आप उनमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ये सब भी नहीं करना चाहते हो, सबसे बेस्ट एंड सेफेस्ट तरीका है भाई क्रिप्टो। चुपचाप जाओ क्रिप्टो खरीद लो, क्रिप्टो खरीदने के बाद में उस क्रिप्टो को अपने ब्रोकर के पास में ट्रांसफर कर दो। सपोज दैट आप कोटेक्स में ट्रेड कर रहे हो बाइनरी ऑप्शंस में, तो आप क्रिप्टो खरीद लो, अपने क्रिप्टो वॉलेट से ट्रांजैक्शन करो, डायरेक्ट आपके ब्रोकर में पहुंचेगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। बट फिर से लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई क्रिप्टो के टैक्सेस एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले वीडियोस में, अगर नीचे कमेंट सेक्शन में ज्यादातर आता है। अच्छा, इसी सोल्यूशन वाली लाइन में दूसरा पॉइंट भी समझते जाओ, आखिर ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपको डरा क्यों रहे हैं। आपने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, वो देंगे कि ये देखो गाइस, इसको आ गया 80 लाख का पेनल्टीज, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग करना बंद कर दो, अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स पर ट्रेडिंग करना बंद कर दो। तो डेफिनेटली आप बंद कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। आप अपनी फंड की सेफ्टी आप अपने हिसाब से ले रहे हो, आप इतने समझदार हो कि अनरेगुलेटेड पर ट्रेड करना कितना रिस्क है, या फिर आप उस ब्रोकर पर कितना ट्रस्ट कर रहे हो। तो वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं कि आप आइए FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर में ट्रेड करिए आकर। वेल एंड गुड है, हम FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर में ट्रेड करने से मना नहीं कर रहे हैं, बट बिल्कुल कई सारे ट्रेडर्स का होता है कि भाई उसमें वॉल्यूम नहीं मिलने आता है, बहुत सारे ऐसे करेंसी पेयर्स मिसिंग है जिनमें बहुत हाई वॉल्यूम होता है और जिसमें अर्निंग के बहुत हाई चांसेस है। जैसे फॉरेक्स के ही बाइनरी का कोई ब्रोकर तो इंडिया के FIU से रजिस्टर्ड ही नहीं है, रेगुलेटेड ही नहीं है। फॉरेक्स के एक दो हैं, तो उनमें भाई ऐसे ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जिनमें भाई लोग ट्रेड करना ही नहीं पसंद करना चाहते। इसी वजह से लोग उठ करके आते हैं, XNX पे कोई ट्रेड कर रहा है या फिर बाइनरी ऑप्शंस में लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हर ब्रोकर का एक रेपुटेशन है, उसी रेपुटेशन के ट्रस्ट पर लोग आज भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेन बात ये आ रही है कि वो आपको डरा क्यों रहे हैं। भाई देखो, हर इन्फ्लुएंसर चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े और जिस ब्रोकर को वो प्रमोट कर रहा है वो प्रमोट आसानी से कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो पहले आपको नीड क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो सिंपली आपको डराते हैं कि भाई फॉरेक्स में ऐसा हो गया, उसके ऊपर में पेनल्टीज लग गई, बट इन डीप रिसर्च करके बात आपको समझाई नहीं जाती, बस आपको डरा दिया जाता है कि FIU पे आ जाओ खटाखट। तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर इन रियलिटी टोटल फैक्ट चेक करोगे
करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो किसी स्कैम कर रहे होते हैं या कोई फ्रॉड किए होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर में पेनाल्टीज या फिर जेल जैसी उनको नौबत देखने को मिलती है। बस इन इन्फ्लुएंसर्स का ज्यादातर मोटिव ये होता है कि आप फटाफट से जाएं, उनके द्वारा प्रमोटेड FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को ज्वाइन करें, उनमें अकाउंट बनाए जाकर के, ताकि उनका एक पोजीशन है वो और लेवल अप हो सके, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। इधर फॉरेक्स का जितना ट्रैफिक है उठा करके FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर साइड में लाएगा बंदा, उनके भी सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, तो भाई फायदा उसी का होने वाला है। फायदा आपका भी हो सकता है अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो तो, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी भाई कोई नहीं देने वाला है आपको। लेकिन सबसे बड़ा बवाल वाली बात यह है कि अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आंसर है, कंफ्यूजन है, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मेरे पास में आ जाओ। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं मैं पर्सनली ये इंश्योर करूंगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स जेन्युइनली और एक क्लियर वे में फैक्ट के साथ में आपको समझा सकूं। बाकी नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट आपके लिए कैसी लग रही है, कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट के साथ में आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है। टैक्सेशन के ऊपर में अगर आपको वीडियो चाहिए तो फटाफट से नीचे कमेंट करो, टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।